तो दोस्तों रिडिक, जी हाँ दोस्तों, ये एक बेहतरीन फ्रेंचाइजी है और उसमें चौथा पार्ट हमें रिडिक 4 एक तरह से हमें देखने को मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी अगले पार्ट के बारे में। पूरी जानकारी आपको देगी, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, इफेक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुँचती रहे। तो उसकी पूरी जानकारी मैं आगे आपको बताता हूँ। रिडिक 2013 की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे डेविड टूही ने लिखा और निर्देशित किया है, जो जिम और केन वहीट के चरित्र रिचर्ड बी. रिडिक पर आधारित है। यह द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक फिल्म सीरीज की तीसरी किस्त है और पिच ब्लैक 2000 और द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक 2004 दोनों की अगली कड़ी है। विन डीजल ने जोडी मोला, मैट नेबल, केटी सैकहॉफ, डेव बॉतिस्ता, बोकेम वुडबाइन, राउल ट्रुजिलो और कार्ल अर्बन के साथ इसी नाम के चरित्र की अपनी भूमिका को दोहराया है। फिल्म में कुख्यात हत्यारे रिडिक को धोखा दिया जाता है और उसे एक उजाड़ ग्रह पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और वह जीवित रहने के लिए अपनी प्रवृत्ति का उपयोग करता है। अंततः वह एक बड़े खतरे से बचने के लिए उसे पकड़ने के लिए आने वाले भाड़े के सैनिकों के साथ मिल जाता। रिडिक को 6 सितंबर 2013 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। आलोचकों ने इसे श्रृंखला के लिए एक वापसी माना और यह अपने पूर्ववर्ती की तुलना में एक मध्यम बॉक्स ऑफिस सफलता बन गई। रिडिक फ्यूरिया नामक एक चौथी फिल्म विकास में है। कथानक: कायरा की मौत के 5 साल बाद रिडिक नेक्रोमोंगर बेड़े के लॉर्ड मार्शल की भूमिका में असहज हो गया है। नेक्रोमोंगर विश्वास की शपथ लेने से इनकार करने पर उसके विषयों में असंतोष पैदा हो गया है। अपने जीवन पर नवीनतम प्रयास के बाद रिडिक कमांडर वाको के साथ एक सौदा करता है, फुरिया का स्थान और उसे वहां ले जाने के लिए एक जहाज। बदले में वाको उसके बाद अगले लॉर्ड मार्शल के रूप में कार्य करेगा ताकि वह उत्थान प्राप्त कर सके। वाको के सहयोगी क्रोन के नेतृत्व में रिडिक और नेक्रोमोंगर्स का एक समूह एक उजाड़ ग्रह पर पहुंचता है। यह महसूस करते हुए कि यह फुरिया नहीं है, रिडिक अपने अधिकांश अनुरक्षकों को मार देता है जब वे उसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं। क्रोन भूस्खलन का कारण बनता है और रिडिक को जिंदा दफना देता है। रिडिक एक टूटे पैर के साथ मलबे से निकलता है, जिसे वह स्थानीय शिकारियों से बचाते हुए ठीक करता है और पट्टी बांधता है। गिद्ध जैसे उड़ने वाले जानवर, सियार जैसे जानवरों के झुंड और विशाल जहरीले बिच्छू जैसे पानी में रहने वाले मड्डेमन्स। ठीक होने के लिए समय की जरूरत होने पर रिडिक खुद को कुछ परित्यक्त खंडहरों में छिपा लेता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद रिडिक कुछ चट्टानों के पीछे एक विशाल सवाना को देखता है, लेकिन उसमें से गुजरने का एकमात्र रास्ता मड्डेमन्स से भरे कई कीचड़ भरे तालाबों के कारण बाधित है। वह प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए खुद को मड्डेमन के जहर का इंजेक्शन लगाना शुरू कर देता है और तात्कालिक हाथापाई हथियारों का निर्माण करता है, साथ ही एक अनाथ सियार जानवर के पिल्ले का पालन पोषण और प्रशिक्षण करता है। वह अपने प्रवेश को अवरुद्ध करने वाले मड्डेमन्स को मारता रिडिक स्टेशन पर एक आपातकालीन बीकन सक्रिय करता है, जो क्षेत्र के भीतर भाड़े के सैनिकों के समूहों को उसकी पहचान बताता है। बीकन के जवाब में 2 जहाज आते हैं, पहला हिंसक और अस्थिर सेंटाना के नेतृत्व में, दूसरे इन कमांड डियाज, उपदेशक लूना और शिकारी फाल्को, रूबियो, वर्गास और नुनेज के साथ। दूसरे का नेतृत्व कर्नल आर. बॉस जॉन्स, दूसरे इन कमांड और निशानेबाज डाहल, ट्रैकर लॉकस्पर और गनर मॉस करते हैं। रिडिक उन्हें एक संदेश छोड़ता है जिसमें वादा किया गया है कि वे सभी मर जाएंगे जब तक कि वे अपने जहाज़ों में से एक को छोड़कर दूसरे पर ग्रह से प्रस्थान नहीं करते। रूबियो, नुनेज और फाल्को को पहली रात के दौरान रिडिक द्वारा मार दिया जाता है, जिससे अनिच्छुक सेंटाना को जॉन्स की टीम के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रिडिक बाद में प्रत्येक टीम के जहाज़ों से पावर नोड्स चुराता है और जॉन्स और सेंटाना से उनकी वापसी के लिए एक सौदा करने के लिए संपर्क करता है। हालांकि बातचीत एक घात में बदल जाती है क्योंकि डाहल रिडिक को घोड़े के ट्रैंक्विलाइजर के कई राउंड मारता है और रिडिक के सियार जानवर को सेंटाना द्वारा गोली मारकर मार दिया जाता है। स्टेशन पर जॉन्स रिडिक से उसके बेटे विलियम के भाग्य के बारे में पूछताछ करता है। जब तूफान स्टेशन पर पहुंचता है तो रिडिक की धमकी का पता चलता है क्योंकि हजारों मड्डेमन्स भूमिगत हाइबरनेशन से बाहर निकलते हैं, बारिश के पानी से जागते हैं और स्टेशन को घेर लेते हैं, लॉकस्पर और मॉस को मार देते हैं।
जॉन्स छिपे हुए पावर सेल्स का पता लगाने के लिए रिडिक को छोड़ने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन सेंटाना रिडिक को मारने का प्रयास करता है क्योंकि वह जीवित रहने से ज्यादा मृत है और क्योंकि रिडिक ने मुक्त होने पर सेंटाना को मारने का वादा किया था। रिडिक एक पैर मुक्त होने के बाद अपने ही चाकू से सेंटाना का सिर काट देता है। समूह तब रिडिक को इस शर्त पर छोड़ देता है कि वह नोड्स को पुनः प्राप्त कर ले और प्रत्येक पार्टी को एक जहाज मिले। वे जहाज़ों तक पहुंचने के लिए लड़ते हैं और वर्गास को एक मड डेमन द्वारा मार दिया जाता है। जॉन्स, डियाज और रिडिक पावर नोड्स को पुनः प्राप्त करने के लिए होवरबाइक पर एक साथ जहाज से निकलते हैं। अपनी यात्रा के दौरान डियाज जॉन्स की बाइक को एक तटबंध पर दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। फिर जॉन्स को रिडिक उठा लेता है। पावर नोड्स पर पहुंचने के बाद रिडिक जॉन्स के बेटे की मॉर्फिन की लत का खुलासा करता है और एक बच्चे को चारा के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास करता है। डियाज रिडिक और जॉन्स पर हमला करता है, लेकिन रिडिक उससे लड़ता है और उसे मार देता है। जैसे ही डियाज मरता है, वह आखिरी होवरबाइक को गोली मारकर निष्क्रिय कर देता है। रिडिक और जॉन्स स्टेशन की ओर भागते हुए मड डेमन्स की एक अनथीन भीड़ से लड़ते हैं। रिडिक गंभीर रूप से घायल हो जाता है और जॉन्स दोनों नोड्स पर कब्जा कर लेता है और उसे छोड़ देता है। रिडिक आगे बढ़ते हुए डेमन्स से लड़ना शुरू कर देता है और एक चट्टान की चोटी पर चढ़ जाता है। जब ऐसा लगता है कि वह मारा जाने वाला है, तो जॉन्स एक रिपोजिट किए गए जहाज में आता है और जीवों को गोली मारता है, जबकि डाहल रिडिक को बचाने के लिए नीचे उतरता है। दूसरे जहाज को देखते हुए रिडिक अपने बेटे से बेहतर इंसान होने के लिए जॉन्स की प्रशंसा करता है और गहरे अंतरिक्ष में चला जाता है। ढालना। रिचर्ड बी रिडिक के रूप में विन डीजल, फ्यूरियन जाति का अंतिम सदस्य और कुख्यात अपराधी। लॉर्ड मार्शल के रूप में अपने समय में रिडिक खुद को आत्मसंतुष्ट होने देता है और जीवित रहने के लिए अचानक उसे अपने पशु पक्ष को फिर से खोजने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मैट नेबल कर्नल आर. बॉस जॉन्स के रूप में एक पेशेवर भाड़े का सिपाही जिसका बेटा विलियम जे. जॉन्स पिच ब्लैक की घटनाओं के दौरान मारा गया था। जॉन्स अपने बेटे की मौत के बारे में जवाब पाने के लिए रिडिक का पीछा करता है। वह एक संगठित पेशेवर होने पर गर्व करता है और अपने दल को कुशलतापूर्वक चलाता है। जोडी मोल्ला सेंटाना के रूप में एक इनामी शिकारी जिसका दल रिडिक की खोज में सबसे पहले पहुंचता है। वह जॉन्स के आगमन पर भड़क जाता है और मदद लेने से इनकार कर देता है जब तक कि उसके पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। केटी सैकहॉफ डाहल के रूप में जॉन्स की लेफ्टिनेंट। वह एक सख्त और सक्षम भाड़े की सैनिक है और चालक दल की स्नाइपर है। वह और सेंटाना एक दूसरे को तुरंत नापसंद करते हैं और जॉन्स द्वारा उसे सेंटाना के चालक दल का प्रभारी बनाए जाने के बाद उसे खुद को उस पर हावी होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। डेव बाउटिस्टा डियाज सेंटाना के लेफ्टिनेंट। वह शोरगुल करने वाले और अप्रिय सेंटाना के विपरीत शांत और संयमित है। बोकीम वुडबाइन मॉस जॉन्स के दल का एक सदस्य जिसकी रिडिक के साथ एक शांत मुठभेड़ होती है जो उसे हिलाकर रख देती है। राउल ट्रूजिलो लॉक्सपुर जॉन्स के दल का एक सदस्य जो पहले भी मिट्टी के जीवों का सामना कर चुका है। कॉनराड प्ला वर्गास सेंटाना का एक आदमी जो अत्यधिक अंधविश्वासी है। नोलन गेरार्ड फंक लूना के रूप में एक ईसाई जिसे सेंटाना अपने सौभाग्यशाली साथी के रूप में संदर्भित करता है। तर्क की आवाज वह बार बार सभी को रिडिक के प्रस्ताव को स्वीकार करने और लड़ने के बजाय छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। डैनी ब्लैंको हॉल फाल्को सेंटाना के आदमियों में से एक। नोआ डैनबी नुनेज सेंटाना के दल का एक अन्य सदस्य। नील नेपियर रूबियो। कार्ल अर्बन कमांडर साइबेरियस वाको एक नेक्रोमोंगर कमांडर जो लॉर्ड मार्शल का पद चाहता है। एलेक्स ब्रैनसन लेक्स ब्रैनमैन। एंड्रियास एपेरगीस क्रोन एक नेक्रोमोंगर जो रिडिक को धोखा देता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। केरी हिल्सन सेंटाना की कैदी जिसे यौन दास के रूप में रखा गया था। उत्पादन विकास क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक श्रृंखला की तीसरी फिल्म की अफवाहें 2006 से प्रसारित हो रही थीं। 3. सबसे पहले टूही ने माना कि यह फिल्म यूनिवर्सल स्टूडियो द्वारा रिलीज होने के बजाय एक स्वतंत्र कम बजट का उत्पादन होगी जैसा कि श्रृंखला की अन्य फिल्में थीं। 4.
दूसरी फिल्म के ठंडे स्वागत के बावजूद डीजल और टूही तीसरी फिल्म के बारे में आशावादी रहे और इसे पूरा होने की ओर बढ़ाया। हर कोई जानता है कि मुझे रिडिक चरित्र पसंद है और मैं हमेशा इस पर काम कर रहा हूं, डीजल ने जोर देकर कहा। एक और बनाने में सिर्फ 5 साल लगते हैं क्योंकि डेविड टूही और मैं इसके बारे में बहुत सटीक हैं। 2006 में डीजल रिडिक फ्रेंचाइजी और चरित्र के अधिकारों के स्वामित्व के बदले में यूनिवर्सल की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस नवंबर 2009 में टूही द्वारा स्क्रिप्ट पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की कि प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था। 7 अप्रैल 2010 में रिडिक पटकथा की समीक्षा, तब इसे डेड मैन स्टॉकिंग उपशीर्षक दिया गया था, कमिंग अट्रैक्शन वेबसाइट पर दिखाई दी। PG-13 मूवी देने की बाध्यताओं से मुक्त डेड मैन स्टॉकिंग में संवाद ट्रेनिंग डे जैसी फिल्म के लिए अधिक उपयुक्त है। हम जिन भाड़े के सैनिकों से मिलते हैं वे कठोर जीवन जीने वाले लोग हैं, न कि एलियन रिसर्जेक्शन जैसी फिल्म के वे नकली अंतरिक्ष भाड़े के सैनिक, समीक्षक पैट्रिक सोरियोल ने लिखा। 8-9 फरवरी 2010 को डीजल ने अपने फेसबुक पेज पर एक अपडेट में पुष्टि की कि आगामी सीक्वल में इस्तेमाल किए जाने वाले स्थानों में से एक मिस्र के फराफरा में व्हाइट डेज़र्ट होगा। उन्होंने इलाके की अनूठी विशेषताओं का उल्लेख किया जो फिल्म के ऑफ प्लेनेट वातावरण को उधार देंगी। 9-13 मार्च 2011 को डीजल ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक वीडियो जारी किया जिसमें वह और निर्देशक डेविड टूही प्रस्तावित तीसरी फिल्म के बारे में बात करते हैं। उन्होंने फिर से पुष्टि की कि फिल्म को पहली फिल्म पिच ब्लैक की तरह R रेटिंग दी जाएगी जो उनके लिए प्राथमिकता है और वे इसे कम और जल्दी से शूट करने की योजना बना रहे हैं। 10 सितंबर 2011 में यह घोषणा की गई कि कार्ल अर्बन द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक से वाको के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। 11 जनवरी 2012 में यह घोषणा की गई कि केटी सैकहॉफ और मैट नेबल भी कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 12 चूंकि उनके पास पूरी फिल्म शूट करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए डीजल को अपना घर गिरवी रखना पड़ा, ऋण लेना पड़ा और फिल्म के निर्माण पर अपना अधिकांश निजी पैसा खर्च करना पड़ा। मुझे अपना घर उधार लेना पड़ा, डीजल ने कहा। अगर हम फिल्म पूरी नहीं करते तो मैं बेघर हो जाता। 13 मुख्य फोटोग्राफी। फिल्म के सेट पर विन डीजल की पहली छवि 20 जनवरी 2012 को जारी की गई थी। 14 फिल्मांकन जनवरी 2012 में शुरू हुआ और मार्च 2012 के अंत में समाप्त हुआ। 15 फिल्म अप्रैल 2012 में पोस्ट प्रोडक्शन में प्रवेश कर गई। 15 फिल्म का टीजर ट्रेलर 22 मार्च 2013 को विन डीजल के आधिकारिक फेसबुक पेज के माध्यम से जारी किया गया था। 15 स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। डेविड टूही 2013 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में रिडिक का प्रचार करते हुए। रिडिक को मिश्रित समीक्षाएं मिलीं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 174 आलोचकों की 58% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.4/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, यह फ्रेंचाइज को कई नए प्रशंसक नहीं दिला सकता है, लेकिन यह बैक टू बेसिक्स आउटिंग रिडिक प्रशंसकों को वह अधिक चिंतनशील विज्ञानफाई एक्शन प्रदान करती है जिसकी वे उम्मीद करते हैं। 16 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 35 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 49 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 17 द रैप के अलोंसो डुराल्डे ने फिल्म को एक नकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, यदि आप एक ऐसे अभिनेता के बारे में कॉमेडी बनाना चाहते हैं जो घटिया विज्ञानफाई एक्शन फिल्में बनाता है और आपको उसके काम की एक प्रफुल्लित करने वाली क्लिप की आवश्यकता है जो उसके आउटपुट की भयावहता को रेखांकित करती है, तो रिडिक का कोई भी 30 सेकंड का खंड काम कर जाएगा। 18 टाइम आउट के टॉम हडल्स्टन ने फिल्म को 5 में से 2 स्टार दिए, कहा, यह स्वाधीन है, एलियंस डरावने नहीं हैं और आसानी से खदेड़े जा सकते हैं। विन दिलचस्प होने के लिए बहुत चुप है और अन्य पात्र या तो नीरस या आक्रामक हैं। 19 वैरायटी के स्कॉट फाउंडर्स ने फिल्म को एक सकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, एक असंभव लेकिन बहुत ही मनोरंजक सीक्वल जो डीजल और निर्देशक डेविड टूही की फ्रेंचाइजी स्टार्टर पिच ब्लैक की छीनी हुई तीव्रता को पुनः प्राप्त करता है। 20
हॉलीवुड रिपोर्टर के जस्टिन लोव ने फिल्म को नकारात्मक समीक्षा देते हुए कहा, पिछले किश्तों की भावना के अनुसार नहीं तो टेम्पलेट के प्रति वफादार, यह पिलपिला दूसरा सीक्वल मुश्किल से रिडिक की व्यक्तिगत पौराणिक कथाओं को आगे बढ़ाने में कामयाब होता है। 21 एंटरटेनमेंट वीकली के कीथ स्टैस्कीविक्स ने फिल्म को C+ दिया, कहा, तू ही तनावपूर्ण और मज़ेदार दोनों तरह के क्षणों को मंच पर लाने में सफल रही है, लेकिन वे उम्मीद से कम और दूर दूर तक हैं, और संवाद पनीर की ढेर सारी मदद से परोसा जाता है, खासकर जब डीजल की कम आवृत्ति वाली गर्जना में दिया जाता है। 22 rogerebert.com के लिए अपनी समीक्षा में ओडी हेंडरसन ने फिल्म को 2.12 स्टार दिए, यह देखते हुए कि रिडिक प्रेम का बेतुका स्तर फिल्म की सबसे मनोरंजक विशेषता है, और डाहल को एक सुपरटच लेस्बियन के रूप में वर्णित किया जो रिडिक को नग्न स्तन प्रदान करती है। बॉक्स ऑफिस। रिडिक ने उत्तरी अमेरिका में 42,025, 135 और अन्य देशों में 56, 312, 160 की कमाई की। इस तरह दुनिया भर में कुल 98, 337, 295 की कमाई हुई। 2. उत्तरी अमेरिका में फिल्म अपने पहले सप्ताहांत में 19,030, 375 के साथ नंबर 1 पर खुली। 24. अपने दूसरे सप्ताहांत में फिल्म 841, 800 की अतिरिक्त कमाई के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। 25. अपने तीसरे सप्ताहांत में फिल्म 656, 620 की कमाई के साथ 8वें नंबर पर आ गई। 26. अपने चौथे सप्ताहांत में फिल्म 607, 145 की कमाई के साथ 13वें नंबर पर आ गई। 27. मुक्त करना। होम मीडिया। रिडिक को 14 जनवरी 2014 को डीवीडी और ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। फिल्म ने घरेलू डीवीडी और ब्लूरे बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त 23,026, 441 की कमाई की। 28. नाट्य विमोचन से कथानक में अंतर। कथानक में कई अतिरिक्त चीजें फिल्म के निर्देशक के कट में शामिल की गई हैं, जिसे 14 जनवरी 2014 को ब्लूरे और डीवीडी पर रिलीज किया गया था। 29. और नाटकीय संस्करण की तुलना में एक लंबी कहानी प्रदान की। 30, 31, 32, 33 फिल्म का विस्तारित कट नाटकीय संस्करण की तुलना में लगभग 8 मिनट लंबा 31 है, और इसमें नाटकीय संस्करण में नहीं देखे गए विस्तारित और अतिरिक्त दृश्य शामिल हैं। विस्तारित संस्करण में एक अतिरिक्त दृश्य है जो नेक्रोमोंगर कैपिटल शिप पर होता है, जहां रिडिक क्रोन को मारता है और पाता है कि वाको अंडरवर्स में दहलीज पार कर गया है, जिसे गैस से घिरे अंतरिक्ष में एक बड़े छेद के रूप में देखा जाता है। रिडिक खिड़की से बाहर देखता है क्योंकि उसे बताया जाता है कि वाको ट्रांसेंडेंस प्राप्त करने के लिए गया है, जहां वह मृत और जीवित दोनों है। 30, 31 परिणाम। 29 जनवरी 2014 को डीजल ने अपने फेसबुक पेज पर घोषणा की थी कि यूनिवर्सल श्रृंखला की सबसे हालिया फिल्म की मजबूत डीवीडी बिक्री से प्रेरित होकर चौथी रिडिक फिल्म विकसित करना चाहता है। 34 अप्रैल 2016 में डीजल ने पुष्टि की कि वह और टू ही फुरिया नामक एक चौथी रिडिक फिल्म और मर्क सिटी नामक एक स्पिन-ऑफ टीवी श्रृंखला विकसित कर रहे थे। मई 2016 में उन्होंने बताया कि फुरिया पर उत्पादन 2017 की शुरुआत में शुरू हो सकता है। एक वीडियो में डीजल ने पूछा, क्या आप लोग फुरिया के बारे में सुनने के लिए उत्साहित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि यह सब उस डार्क कैरेक्टर रिडिक के साथ कहाँ से शुरू हुआ? डेविड टूही ने पुष्टि की कि नई फिल्म को R रेटिंग दी जाएगी। पोस्ट में इस बात का विवरण नहीं दिया गया कि अगर बिल्कुल भी, मर्क सिटी आगामी फिल्म से कैसे जुड़ी होगी। 35 जुलाई 2019 तक स्क्रिप्ट पूरी हो गई थी और शीर्षक बदलकर रिडिक फ्यूरिया कर दिया गया था। 36 कहानी नायक के अपने गृहलोक में लौटने पर केंद्रित है, एक ऐसी जगह जिसे वह मुश्किल से याद करता है और उसे डर है कि नेक्रोमोंगर्स उसे खंडहर में छोड़ सकते हैं। वहां पहुंचने पर वह अन्य फ्यूरियन को एक नए दुश्मन के खिलाफ अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हुए पाता है। 37 मई 2022 तक यह बताया गया कि टूही ने मूल रचनाकारों जिम और केन वहीट के साथ पटकथा को फिर से लिखा था और यह 2021 में पूरा हो गया था। मई 2022 में विन डीजल के एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने यह भी सुझाव दिया कि प्री प्रोडक्शन स्टोरीबोर्डिंग चरण में चला गया है। शूटिंग पहले 2023 के अंत में निर्धारित की गई थी और फिल्म 2024 या 2025 में जल्द से जल्द रिलीज होगी। 38 चौथी किस्त, जिसे अब केवल रिडिक
फ्यूरिया शीर्षक दिया गया है कि आधिकारिक घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि रिडिक फ्यूरिया का निर्माण 26 अगस्त 2024 को शुरू होगा और यह फिल्म जर्मनी, स्पेन और यूके में शूट की जाएगी, जिसमें डेविड टूही निर्देशन के लिए जुड़ेंगे। सामंथा विंसेंट और डीजल निर्माता होंगे। डेविड नील टूही TUI जन्म 18 अक्टूबर 1955, एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। उन्हें साइंस फिक्शन, एक्शन फिल्मों पर काम करने के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से विन डीजल की द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक सीरीज। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टूही का जन्म लॉस एंजल्स काउंटी, कैलिफोर्निया में हुआ था। उन्होंने पालोस वर्डेस हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, लॉन्ग बीच से कॉलेज में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने रेडियो टेलीविजन फिल्म में डिग्री हासिल की। आजीविका। उनकी सबसे उल्लेखनीय फिल्म निर्माण क्रेडिट द फ्यूजिटिव, वाटरवर्ल्ड और G.I. जेन लिखना रहा है, लेकिन उन्हें ज्यादातर द अराइवल और क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक फ्रेंचाइज की अधिकांश प्रविष्टियों को लिखने और निर्देशित करने के लिए जाना जाता है। 2, 3, 4 उन्होंने बिलो में बचाव जहाज के ब्रिटिश कप्तान की भूमिका निभाई है। रिडिक फ्यूरिया द क्रॉनिकल्स ऑफ रिडिक की चौथी किस्त की घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी। टूही ने पटकथा लिखी है और फिल्म का निर्देशन करेंगे। 5 फिल्मोग्राफी। विशेष रूप से प्रदर्शित चलचित्र। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक नोट्स। 1988 क्रिटर्स 2 मुख्य पाठ्यक्रम। 1989 करामाती। 1992 टाइम स्केप। निर्देशन की शुरुआत। 1993 भगोड़ा। 1994 टर्मिनल वेग। कार्यकारी निर्माता भी। 1995 जलमे दुनिया। 1996 आगमन। 1997 G.I. जेन। 2000 घोर अंधेरा। 2001 कपटी। 2002 नीचे। ब्रिटिश कैप्टन के रूप में कैमियो। 2004 रिडिक का इतिहास। 2009 एक उत्तम पलायन। 2013 रिडिक। 2025 बर्फ का चांद उगता हुआ। TBA रिडिक फ्यूरिया। फिल्माने। TBA शेरों के साथ दौड़ना। केन वहीट जन्म 1950 और जिम वहीट जन्म 1952 एक अमेरिकी पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक जोड़ी हैं। मुख्य रूप से अपनी हॉरर फिल्मों के लिए जाने जाने वाले भाइयों ने स्लेशर फिल्म द साइलेंट स्क्रीम 1979, साथ ही ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4, द ड्रीम मास्टर 1988 और द फ्लाई 2 1989 का सहलेखन किया। 1989 में उन्होंने एंथोलॉजी हॉरर फिल्म आफ्टर मिडनाइट का लेखन, निर्देशन और निर्माण किया। बाद में उन्होंने कहानी तैयार की और साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म पिच ब्लैक 2000 की पटकथा का सहलेखन किया। फिल्मोग्राफी। वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक प्रोड्यूसर्स नोट्स। 1978 अमेरिकन बॉय स्टीवन प्रिंस का परिचय नहीं कार्यकारी अधिकारियों दस्तावेजी फिल्म। 1979 खामोश चीख नहीं। 1980 वापसी नहीं। 1983 झूठ। 1985 इवोक एंडोर के लिए लड़ाई। नहीं टेलीविजन फिल्म। 1988 ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट 4, द ड्रीम मास्टर नहीं। 1989 द फ्लाई 2 नहीं। आधी रात्रि के बाद। 1994 द बर्ड्स 2, लैंड्स एंड नहीं टेलीविजन फिल्में। आँख की चाल नहीं। 1996 यह बाह्य अंतरिक्ष से आया है 2 नहीं। परेशान नहीं। स्टेपफोर्ड पति नहीं। 1999 निर्बाध गिरावट नहीं। 2000 घोर अंधेरा नहीं। मैथ्यू नैबल जन्म 8 मार्च 1972 एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म और टेलीविजन अभिनेता, लेखक, खेल कमेंटेटर और पूर्व पेशेवर रग्बी लीग खिलाड़ी हैं। 1990 के दशक में मैनली वारिंगाह और साउथ सिडनी क्लबों के लिए विनफील्ड कप प्रीमियरशिप में खेलने के बाद उन्होंने 2007 में रग्बी लीग केंद्रित नाटक द फाइनल विंटर में लिखा और अभिनय किया। 2 नैबल ने किलर एलीट और रिडिक जैसी फिल्मों में अभिनय किया। वह CW के एरो और लीजेंड्स ऑफ टुमारो में रास अल गुल के रूप में दिखाई दिए। प्रारंभिक जीवन। नैबल सिडनी के उत्तरी समुद्र तटों पर पले बढ़े और एक युवा लड़के के रूप में पोर्ट्सिया, विक्टोरिया में 2 साल बिताए, जब उनके पिता, डेव, एक सैनिक, वहां तैनात थे। 3
4 और उनके बचपन का एक और दौर एलबरी में बीता। उनके पिता ने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रग्बी लीग टीम के लिए एक प्रशिक्षक के रूप में भी काम किया था और उनके भाई एडम नेबल भी एक पेशेवर खिलाड़ी बन गए। 5-6 रग्बी लीग कैरियर। नेबल ने मैनली वारिंगाह क्लब में जूनियर रैंक के माध्यम से तरक्की की। 4 और 1991 और 1992 में ग्राहम लो कोच वाली टीम के लिए 5 बार प्रदर्शन किया। इसके बाद वह 1995 तक प्रीमियरशिप में नहीं दिखे जब उन्होंने साउथ सिडनी रैबिटोह के लिए 3 गेम खेले। इंग्लैंड में एक और सीजन के बाद, जहां उन्होंने लंदन ब्रोंकोस में जाने से पहले कार्लिस्ले के लिए खेला। 7 नेबल ने फुटबॉल छोड़ दिया और फिर मुक्केबाजी में अपना हाथ आजमाया, एक शौकिया के रूप में राज्य लाइट हैवीवेट खिताब के लिए लड़े। 8 इसके बाद उन्होंने एक बियर सेल्समैन और निजी प्रशिक्षक के रूप में काम किया। 9 लेकिन अंततः एक लेखक बनने के लिए वेतन वाली नौकरी छोड़ने का फैसला किया। लेखन और अभिनय करियर। 2012 में नेबल अपने गुरु, बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार थॉमस केनेली से प्रोत्साहन के बाद 4 नेबल ने इसी नाम के अपने अप्रकाशित उपन्यास पर आधारित द फाइनल विंटर के लिए एक पटकथा लिखी। 10 दोस्तों के साथ वह $1.6 मिलियन जुटाने में भी कामयाब रहे और उन्होंने मिलकर फिल्म बनाई जो 2007 में रिलीज हुई और आलोचकों की प्रशंसा अर्जित की। 11 लेकिन बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 12 नेबल ने 2008 की टेलीविजन फिल्म SIS में लॉस एंजल्स के जासूस के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिनय किया। 13 2009 में उनकी पुस्तक वी डोंट लिव हियर एनीमोर प्रकाशित हुई। 14 2011 में उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक फेसेस इन द क्लाउड्स प्रकाशित की, जिसे आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 15 उन्होंने चैनल 7 के रग्बी लीग कॉमेडी कार्यक्रम द मैटी जॉन्स शो में एक लेखक के रूप में काम किया। 16 नेबल समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और पुरस्कार विजेता SBS ड्रामा सीरीज ईस्ट वेस्ट 101-4 17 के मुख्य कलाकारों में दिखाई दिए और 2011 की एक्शन फिल्म किलर एलीट में क्लाइव ओवेन, रॉबर्ट डी नीरो 14 यवोन स्ट्राहोवस्की, जेसन स्टैथम 17 और डोमिनिक परसेल के साथ दिखाई दिए। नेबल ने 2012 की ऑस्ट्रेलियाई ड्रामा सीरीज बिकी वॉर्स ब्रदर्स इन आर्म्स में अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई टीवी सीरीज अंडरबेली बैडनेस के कलाकार के रूप में घोषित किया गया। उन्होंने फिल्म 33 पोस्टकार्ड्स में भी भूमिका निभाई थी। वह 2013 की साइंस फिक्शन फिल्म रिडिक में विन डीजल के साथ नजर आए। 18 मार्च 2014 में यह बताया गया कि नेबल 9 नेटवर्क की आगामी मिनी सीरीज गैलीपोली में दिखाई देंगे। 19 4 सितंबर 2014 को स्टीफन एमेल ने फेसबुक पर घोषणा की कि नेबल एरो के तीसरे सीजन में रास अल गुल की भूमिका निभाएंगे। 20 लियाम नीसन द डार्क नाइट ट्रिलॉजी में रास अल गुल द्वारा टेलीविजन सीरीज के तीसरे सीजन के लिए अपनी भूमिका को फिर से निभाने में रुचि व्यक्त करने और CW नेटवर्क द्वारा उनसे संपर्क करने के बावजूद वे अनुपलब्ध थे। 21 और नेबल को रास के रूप में लिया गया। IGN के जेसी शेडेन ने कहा कि उन्होंने इस किरदार में करिश्मा और खतरा लाया। 22 नेबल ने तीसरे सीजन के 10 एपिसोड में किरदार निभाया। उन्होंने लीजेंड्स ऑफ टुमारो के पहले सीजन के एक एपिसोड में अपनी भूमिका दोहराई। 23 अक्टूबर 2019 में नेबल ने फॉक्स स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया पर प्रसारित 2019 बाथर्स्ट 1000 के उद्घाटन सिनेमैटिक में अभिनय किया। 24 नेबल ने तब से कई फॉक्स स्पोर्ट्स सिनेमैटिक्स, प्रचार और विज्ञापनों में काम किया है, मुख्य रूप से उनके रग्बी लीग डिवीजन फॉक्स लीग के लिए। 19 नवंबर 2024 को नेबल को नेटफ्लिक्स सीरीज एप्पल साइडर विनेगर के लिए विस्तारित कलाकारों के हिस्से के रूप में नामित किया गया था। केटी सैकहॉफ जन्म 8 अप्रैल 1980 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें साइंस फिक्शन चैनल के टेलीविजन कार्यक्रम बैटलस्टार गैलाक्टिका 2004 से 2009 में लेफ्टिनेंट कारा, स्टारबक, थ्रेस, नेटफ्लिक्स सीरीज इन द लाइफ 2019 से 2021 में निको ब्रेकेनरिज, A&D बटा नेटफ्लिक्स सीरीज लॉन्गमायर में विक्टोरिया, विक, मोरेटी और डिज्नी प्लस सीरीज द मैंडलोरियन 2020 वर्तमान में बोक्टान क्राइज की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने स्टार वार्स, द क्लोन वॉर्स 2012 से 2013, 2020,
स्टार वार्स रिबेल्स 2017 और स्टार वार्स टेल्स ऑफ द एम्पायर 2024 में क्राइस के लिए आवाज दी। साथ ही रोबोट चिकन 2005 वर्तमान में बिच पुडिंग की आवाज भी दी। बैटलस्टार गैलाक्टिका में अपने काम के लिए उन्हें 4 बार सैटर्न अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया तथा 2005 में टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी जीता। सैखॉफ ने अल्पकालिक टीवी सीरीज द फेयरिंग माइंड 2000 से 2001 और द एजुकेशन ऑफ मैक्स बिकफोर्ड 2001 से 2002 में भी अभिनय किया। उन्होंने टीवी सीरीज बायोनिक वुमन 2007, निपटक 2009 और सीएसआई क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन 2010 से 2011 में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं। सैखॉफ ने 24 के 8वें सीजन में डाना वॉल्श 2010 के रूप में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने द फ्लैश में ब्लैक स्मिथ के रूप में आवर्ती भूमिकाएं निभाईं और द बिग बैंग थ्योरी में खुद के रूप में 2 बार दिखाई दीं। उन्होंने हैलोवीन, रिसर्जेक्शन 2002, व्हाइट नॉइज, द लाइट 2007, बैटमैन ईयर 1 2011, द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट 2, घोस्ट्स ऑफ जॉर्जिया 2013, सेक्सी इविल जीनियस 2013, रिडिक 2013, ओकुलस 2013 और डोंट नॉक ट्वाइस 2016 फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। प्रारंभिक जीवन। सैखॉफ का जन्म पोर्टलैंड, ओरेगन में हुआ था। 2 और सेंट हेलेंस, ओरेगन में पली बढ़ी। उनकी मां मैरी एक अंग्रेजी दूसरी भाषा ESL कार्यक्रम समन्वयक थीं और उनके पिता डेनिस एक भूमि डेवलपर थे। उद्धरण की आवश्यकता। उन्होंने 1998 में बीवर्टन में सनसेट हाई स्कूल से स्नातक किया। 3 उसने कम उम्र में तैराकी शुरू कर दी थी और हाई स्कूल तक उसने खेल में अपना करियर बनाने की योजना बनाई थी जब तक कि उसका दाहिना घुटना घायल नहीं हो गया। इसने उसे योग का अभ्यास करना शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिसे वह आज भी जारी रखती है और अभिनय में रुचि रखने लगी। 4 आजीविका। 2008 विजार्ड वर्ल्ड कन्वेंशन में सैखॉफ 17 साल की उम्र में लॉस एंजल्स चली गईं। 5 उनकी पहली अभिनय भूमिका लाइफटाइम फिल्म 15 एंड प्रेग्नेंट किर्स्टन डंस्ट अभिनीत में थी, जिसने उन्हें हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद हॉलीवुड जाने और अभिनय करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। सैखॉफ की पहली आवर्ती भूमिका MTV के अनरेस्ड में एनी के रूप में थी। इसके बाद उन्होंने द एजुकेशन ऑफ मैक्स बिकफोर्ड में नेल बिकफोर्ड के रूप में सहायक भूमिका निभाई। उन्होंने माई फर्स्ट मिस्टर में अपनी मोशन पिक्चर की शुरुआत की। फिर हैलोवीन, रिसर्जेक्शन में जेन डेंजिक के रूप में दिखाई दीं। सैखॉफ की सबसे प्रसिद्ध भूमिका मिनी सीरीज और अनवर्ती टीवी सीरीज बैटलस्टार गैलाक्टिका में कारा स्टारबक थ्रेस के रूप में है, जिसके लिए उन्होंने 2006 में टेलीविजन पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सैटर्न अवार्ड जीता था। उनके व्यक्तित्व ने लेखकों को चरित्र को अधिक जटिल और अस्थिर के रूप में विकसित करने के लिए प्रेरित किया। गैलाक्टिका के कार्यकारी निर्माता रॉन मूर ने सैखॉफ को चुंबकत्व वाला बताया और निर्माता डेविड ईक ने कहा, हमने यह पूरी तरह से दूसरा पक्ष देखा जो कि केटी की वजह से था, भेद्यता, असुरक्षा, हताशा। हमने चरित्र की कमजोरियों का पता लगाने के लिए खुद को मुक्त करना शुरू कर दिया क्योंकि हम जानते थे कि केटी चरित्र की ताकत से समझौता किए बिना उन चीजों को व्यक्त कर सकती है। 6 सैखॉफ ने कहा कि उनका प्रदर्शन टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे में लिंडा हैमिल्टन द्वारा सारा कॉनर के चित्रण से प्रेरित था। मुझे लगता है कि यह एक ऐसा किरदार था जिसे मैंने शारीरिक छवि और ताकत के मामले में देखा था। मुझे लगता है कि मैंने उसके किरदार को देखा और कहा, ठीक है, यह वही है जो तुम्हें अपनाना चाहिए। 7 बैटलस्टार गैलेक्टिका के फिल्मांकन के अंत में सैखॉफ शारीरिक रूप से कमजोर महसूस करने लगी। फिल्मांकन समाप्त होने के तुरंत बाद उन्हें थायराइड कैंसर का पता चला। थायराइड को हटाने के लिए सर्जरी के बाद उन्हें किसी विकिरण उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ी और फरवरी 2009 तक वे ठीक हो गई। 2007 में सैखॉफ को अल्पकालिक NBC सीरीज बायोनिक वुमन में दुष्ट साइबॉर्ग सारा कॉर्वस के रूप में चुना गया था। शो के कार्यकारी निर्माता डेविड ईक ने कहा, सैखॉफ एक बहुत ही खास खोज है। वे अभिनेता जो ताकत और भेद्यता के गुणों को जोड़ सकते हैं। वे आमतौर पर उन लोगों को फिल्म स्टार कहते हैं। 6
सैखॉफ ने एक्शन साइफाई फिल्म द लास्ट सेंटिनल और अलौकिक थ्रिलर व्हाइट नॉइज द लाइट में मुख्य महिला भूमिका निभाई है। केटी सैखॉफ 2015 में सैखॉफ लाइफटाइम फिल्म हाउ आई मैरिड माई हाई स्कूल क्रश में मुख्य किरदार के रूप में दिखाई देती हैं। 9. उन्होंने कोल्ड केस, ER, लॉ एंड ऑर्डर और रोबोट चिकन में अतिथि भूमिका निभाई है। सैखॉफ ने वीडियो गेम हेलो 3 में एक महिला मरीन की आवाज प्रदान की और प्रतिरोध 2 के वायरल मार्केटिंग अभियान में शामिल है। 2011 में उन्होंने स्पाइडरमैन एज ऑफ टाइम में ब्लैक कैट 2099 के लिए आवाज प्रदान की। उन्होंने DC कॉमिक्स की एनिमेटेड फिल्म बैटमैन ईयर 1 में सारा एसेन की आवाज दी। वह निपटक श्रृंखला के 5वें सीजन के 4 एपिसोड में एक नए डॉक्टर डॉ थियोडोरा रोवे की भूमिका निभाते हुए दिखाई देती हैं। 10, 11 हालांकि छठे सीजन 12, 13 सैखॉफ ने NBC के डिक वुल्फ द्वारा निर्मित पुलिस ड्रामा लॉस्ट एंड फाउंड में टेसा के रूप में मुख्य भूमिका निभाई, एक ऑफबीट महिला LAPD जासूस जो उच्च अधिकारियों से भिड़ने के बाद जॉन डो और जेन डो मामलों पर काम करने के लिए सजा के तौर पर तहखाने में भेज दी जाती है। 14 पायलट को जनवरी 2009 में फिल्माया गया था। NBC ने श्रृंखला को नहीं लेने का फैसला किया। 15, 16 2009 में वह बिग बैंग थ्योरी के एपिसोड द वेंजेंस फॉर्मुलेशन में खुद के रूप में दिखाई दी, जिसे हॉवर्ड वोलोविच की ड्रीम गर्ल के रूप में कल्पना की गई थी। 17 वह फिर से सीजन 4 में उसी भूमिका में दिखाई देती है। फरवरी 2010 में सैखॉफ ने ABC क्राइम ड्रामा पायलट बोस्टन के फाइनेस्ट में मुख्य भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। ABC ने श्रृंखला को नहीं लेने का फैसला किया। 18 उन्होंने फ्यूचरामा एपिसोड लरिकंसीलेबल एंडी डिफरेंसेस में एक विशेष उपस्थिति दर्ज की। 19 2010 की शरद ऋतु में सैखॉफ CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के कलाकारों में डिटेक्टिव रीड के रूप में शामिल हुईं, जो एक स्मार्ट अन्वेषक है जो संवेदनशीलता के साथ अच्छा नहीं करता है। 20 2011 में सैखॉफ ने वर्कहोलिक्स के एक एपिसोड में राहेल नामक एक बेघर ड्रग एडिक्ट के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 2012 से 2017 तक सैखॉफ ने क्रेग जॉनसन के उपन्यासों पर आधारित नेटफ्लिक्स टेलीविजन सीरीज लॉन्गमायर में मुख्य महिला भूमिका में सह-अभिनय किया। सैखॉफ ने शेरिफ के डिप्टी विक मोरेटी की भूमिका निभाई। 21-22 2012 से सैखॉफ ने लुकासफिल्म एनिमेशन सीरीज स्टार वार्स द क्लोन वॉर्स के लिए आवाज अभिनय प्रदान किया, जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी मंडलोरियन डेथ वॉच और नाइट उल्लू के सदस्य बोक्टान क्राइज की भूमिका निभाई। उन्होंने श्रृंखला की अगली कड़ी स्टार वार्स रिबल्स में और 2020 में डिज्नी प्लस द्वारा निर्मित मूल श्रृंखला के 7वें सीजन में इस भूमिका को दोहराया। इसके अलावा 2020 में सैखॉफ डिज्नी प्लस लाइव एक्शन ओरिजिनल सीरीज द मंडलोरियन में बोक्टान क्राइज के रूप में दिखाई दिए। 23 सैखॉफ ने डाहल की भूमिका निभाई, जो रिडिक में विन डीजल के अंतरिक्ष अपराधी चरित्र को ट्रैक करने के लिए काम पर रखा गया एक भाड़े का सैनिक था। 24 अगस्त 2012 में सैखॉफ टॉड हॉप नेटवर्क पॉडकास्ट श्मोस नो मूवीज की सहोस्ट बन गईं। उनके पहले शो में से एक गेस्ट सीन एस्टिन के साथ था। 25 सैखॉफ ने अप्रैल 2015 में एक नई टीवी सीरीज परियोजना रेन की घोषणा की, जिसे उन्होंने लिखा और अपने फ्लाई फ्री प्रोडक्शंस के माध्यम से कार्यकारी निर्माता हैं। 26 उन्होंने वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 3 में भी भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने सारा हॉल के रूप में वॉइस ओवर और मोशन कैप्चर किया था। 27 उन्होंने पावर रेंजर्स में पिंक रेंजर किम्बली का किरदार निभाया, जो पावर रेंजर्स ब्रह्मांड में एक डायस्टोपियन भविष्य को दर्शाती एक लघु फिल्म है। 28 2017 में सैखॉफ CW सीरीज द फ्लैश में चौथे सीजन के लिए खलनायक ब्लैक स्मिथ की आवर्ती भूमिका में शामिल हुए, जिसे एक विशेष अतिथि कलाकार के रूप में पेश किया गया था। 26 अप्रैल 2018 को यह घोषणा की गई कि सैखॉफ को नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज अदर लाइफ में मुख्य भूमिका में लिया गया था। 29 यह 2019 से 2021 तक 2 सीजन तक चला। सैखॉफ ने फरवरी 2022 में इसके रद्द होने की घोषणा की। 30 2023 में उन्होंने केटी सैखॉफ के साथ ब्ला 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 नाम से अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया। 31 रीब्रांडिंग के बाद
पॉडकास्ट को 23 अप्रैल 2024 को द सैकहॉफ शो के नाम से फिर से लॉन्च किया गया। 32 व्यक्तिगत जीवन। सैकहॉफ और उनकी बैटलस्टार गैलाक्टिका सहकलाकार ट्रिसिया हेल्फर ने एक्टिंग आउटलॉज की सहस्थापना की, जो एक मोटरसाइकिल राइडिंग चैरिटी है जिसके साथ उन्होंने गल्फ रिस्टोरेशन नेटवर्क, ह्यूमन सोसाइटी और रेड क्रॉस अम्फेयर सहित अन्य कारणों के लिए जागरूकता और धन जुटाने के लिए काम किया है। 33-34 2014 से 2018 तक सैकहॉफ न्यूजीलैंड के अभिनेता कार्ल अर्बन के साथ रिश्ते में थीं। 2018 में सैकहॉफ ने ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में अभिनेता रॉबिन गैडसबी से मुलाकात की। इस जोड़े ने अक्टूबर 2021 की शुरुआत में शादी की। 36 और उनकी एक बेटी और एक बेटा है। 37-38 उसे ADHD है और वह इसके लिए दवा लेती है, जैसा कि मेयर्स ब्रदर्स प्रसारण के साथ फैमिली ट्रिप्स के उसके एपिसोड में पता चला है। डेविड माइकल बॉतिस्ता जूनियर, जन्म 18 जनवरी 1969, एक अमेरिकी अभिनेता और सेवानिवृत्त पेशेवर पहलवान हैं। अपनी पीढ़ी के सबसे विपुल पेशेवर पहलवानों में से एक माने जाने वाले, उन्होंने 2002 और 2019 के बीच WWE में अपने कई कार्यकालों के लिए प्रसिद्धि पाई। बतिस्ता ने 1999 में अपने कुश्ती करियर की शुरुआत की और 2000 में WWE, तब WWF, के साथ हस्ताक्षर किए। 2002 से 2010 तक उन्होंने रिंग नाम बतिस्ता के तहत प्रसिद्धि प्राप्त की, शुरुआत में एवोल्यूशन के सदस्य के रूप में। वह 2 बार WWE चैंपियनशिप, 4 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, उनका पहला शासनकाल इतिहास में सबसे लंबे समय तक 282 दिनों तक रहा, 3 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप, 2 बार रिक फ्लेयर के साथ और 1 बार जॉन सीना के साथ, और 1 बार WWE टैग टीम चैंपियनशिप रे मिस्टरियो के साथ जीतने वाले थे। उन्होंने 2005 और 2014 के रॉयल रंबल मैचों में भी जीत हासिल की और इसके बाद रेसलमेनिया 21 और रेसलमेनिया XXX को सुर्खियों में रखा। एक अभिनेता के रूप में बॉतिस्ता ने द मैन विथ द आयरन फिस्ट्स 2012, रिडिक 2013, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ड्रेक्स द डिस्ट्रॉयर, जेम्स बॉन्ड फिल्म स्पेक्ट्रे 2015, ब्लेड रनर 2049, 2017, माई स्पाई 2020, आर्मी ऑफ द डेड 2021, ड्यून 2021 में ग्लोसू रब्बन हरकोनेन और इसके सीक्वल 2024, ग्लास अनियन, ए नाइव्स आउट मिस्ट्री 2022, नॉक एट द केबिन 2023 और द लास्ट शोगर्ल 2024 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। डेविड माइकल बॉतिस्ता जूनियर का जन्म वाशिंगटन, DC में 18 जनवरी 1969 को हुआ था। 2 डोना रे नी मुलिन्स और हेयरड्रेसर डेविड माइकल बॉतिस्ता के बेटे। उनकी मां ग्रीक वंश की है, जबकि उनके पिता का जन्म फिलिपिनो आप्रवासियों के घर हुआ था। 3, 4, 5 उनके दादा फिलीपीन सेना में सेवा करते थे, टैक्सी ड्राइवर और नाई के रूप में काम करते थे और परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अन्य नौकरियां करते थे। बाद में बॉतिस्ता की मां समलैंगिक के रूप में सामने आईं। 6 उन्होंने कहा है कि वह गरीबी में रहते थे और उनका जीवन कठिन था, जिसमें कम उम्र में ही हिंसक अपराध के संपर्क में आना शामिल था। 7 9 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले उनके सामने के लॉन में 2 शव पाए गए थे और एक पास में ही मिला था। 8 10 हालांकि बाद में उन्होंने कहा, मुझे अपने माता पिता पर गर्व है। वे अच्छे, ईमानदार, मेहनती लोग हैं। उन्होंने मुझे कड़ी मेहनत करने के मूल्य सिखाए। 9 बॉतिस्ता ने एक नाइट क्लब बाउंसर के रूप में काम किया जब तक कि उन्हें एक लड़ाई के बाद गिरफ्तार नहीं किया गया जिसमें 2 संरक्षक घायल हो गए, जिनमें से एक बेहोश हो गया था। 10 एक परीक्षण के बाद उन्हें 1 वर्ष की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई। 10 उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में करियर बनाने का फैसला करने से पहले एक लाइफगार्ड 11 के रूप में काम किया। 10 जिसका श्रेय वह अपनी जान बचाने को देते हैं। 12 30 साल की उम्र में एक सहकर्मी से पैसे उधार मांगने की शर्म से टूटने के बाद, ताकि वह अपने बच्चों के लिए क्रिसमस के उपहार खरीद सके, उन्होंने देखा कि पेशेवर कुश्ती में एक कैरियर कितना आकर्षक हो सकता है और इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया। पहले इसे अंगूठा नीचे में बदल दिया।
उन्होंने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए इस्तेमाल की गई मेज के माध्यम से ट्रिपल एच को पावर बॉम्बिंग करके अपने प्रस्थान पर जोर दिया। 37 विश्व हैवीवेट चैंपियन 2005 से 2008। सितंबर 2005 में बतिस्ता विश्व हैवीवेट चैंपियन बने। बैटिस्टा ने 3 अप्रैल को रेसलमेनिया 21 के मुख्य आयोजन में ट्रिपल एच को हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। 1:38 रेसलमेनिया 21 को दुनिया भर में 1.09 मिलियन पेपरव्यू खरीदे गए, किसी भी गैर मुक्केबाजी पेपरव्यू के लिए खरीदे जाने की उस समय की सबसे अधिक संख्या। ट्रिपल एच के साथ बैटिस्टा के मैच को खेल पत्रकार डेव मेल्टजर ने वर्षों में WWE की सर्वश्रेष्ठ स्टोरीलाइन में से एक के शिखर के रूप में वर्णित किया था। 39 बैटिस्टा ने बैकलैश में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल एच के साथ रीमैच जीता। 40 रॉ के 23 मई के एपिसोड में एज के खिलाफ बैटिस्टा द्वारा अपना खिताब बरकरार रखने के बाद उन्हें रिक फ्लेयर ने धोखा दिया। इस जीत के साथ बतिस्ता हेल इन ए सेल मैच में ट्रिपल एच को पिन करने वाले पहले पहलवान बन गए। 42 स्मैकडाउन के 30 जून के एपिसोड में बतिस्ता को 2005 WWE ड्राफ्ट लॉटरी में अंतिम पिक के रूप में स्मैकडाउन ब्रांड के लिए चुना गया था, जिसमें जॉन ब्रैडशॉ लेफील्ड JBL को विफल करने के लिए एक आश्चर्यजनक उपस्थिति बनी, जो उद्घाटन स्मैकडाउन चैंपियन का ताज पहनने के लिए 6-मैन एलिमिनेशन मैच में अपनी जीत का जश्न मना रहा था। 43 JBL ने द ग्रेट अमेरिकन बैश में बतिस्ता को अयोग्यता के आधार पर हरा दिया जब रेफरी ने बतिस्ता को स्टील की कुर्सी का उपयोग करते देखा। 44 समरस्लैम में उनका नो होल्ड्स बैरेड मैच में रीमैच हुआ जिसमें बतिस्ता ने JBL को पिन किया। 45-46 नो मर्सी में एडी गुरेरो के साथ झगड़े में खिताब बरकरार रखने के तुरंत बाद 47 WWE.com ने बताया कि बिग शो और केन के डबल चोकस्लैम के कारण स्मैकडाउन के 11 नवंबर के एपिसोड की टेपिंग में बतिस्ता की पीठ की मांसपेशी में खिंचाव आ गया। 48 स्मैकडाउन के 18 नवंबर के एपिसोड में एडी गुरेरो और रैंडी ऑर्टन के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच में बतिस्ता के खिताब का बचाव करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन टेपिंग की तारीख 13 नवंबर को गुरेरो की अप्रत्याशित मौत के कारण मैच नहीं हुआ। बतिस्ता ने गुरेरो की याद में समर्पित रॉ और स्मैकडाउन श्रद्धांजलि शो के दौरान गुरेरो को श्रद्धांजलि दी। पेशेवर कुश्ती कैरियर प्रशिक्षण और प्रारंभिक कैरियर 1999 से 2000। बतिस्ता ने WCW के पावर प्लांट में कोशिश की, जहां कुख्यात ट्रेनर डेवेन ब्रूस ने उनसे कहा कि वह कुश्ती व्यवसाय में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। 13 इसके बाद वे WWE तब WWF गए, जिसने उन्हें वाइल्ड समोअन ट्रेनिंग सेंटर में अफा अनोई के साथ प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। 14-15 जहां उन्होंने प्रशिक्षण लिया और बाद में अनोई के वर्ल्ड एक्सट्रीम रेसलिंग WXW प्रमोशन में प्रतिस्पर्धा की। उन्होंने अपना पहला मैच खान के नाम से 30 अक्टूबर 1999 को लड़ा। 16 अपने 31वें जन्मदिन से 3 महीने से भी कम समय पहले। 17 उन्होंने मैथाई और एस्क्रिमा में मारे स्क्रम्प के साथ भी प्रशिक्षण लिया। 16-18 विश्व कुश्ती महासंघ मनोरंजन WWE 2000 से 2010। ओहियो वैली रेसलिंग 2000 से 2002। 2000 में WWF के साथ अनुबंध करने के बाद बतिस्ता को ओहियो वैली रेसलिंग OVW में भेजा गया, जो कि WWF का एक विकासात्मक क्षेत्र है। उन्होंने उसी वर्ष बाद में लेविथान नाम के रिंग के तहत अपना OVW डेब्यू किया। 16 जहां उन्होंने तुरंत सिन के साथ सेना में शामिल हो गए। डिसिपल्स ऑफ सिन स्टेबल के सदस्य के रूप में वह स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की मदद से केन द्वारा क्रिसमस कैओस में पराजित होने तक अपराजित रहे। बाद में उन्होंने प्रोटोटाइप से बेल्ट हारने से पहले द मशीन डग बाशम से OVW हैवीवेट चैंपियनशिप जीती। कुछ महीने बाद WWE के मुख्य रोस्टर में पदोन्नत होने के बाद बतिस्ता ने OVW छोड़ दिया। 14 प्रारंभिक कथाएं 2002 से 2003। OVW में रहते हुए भी बतिस्ता गैर टेलीविजन WWE कार्यक्रमों में दिखाई देने लगे। 19 उन्होंने अपने टेलीविजन WWE करियर की शुरुआत 9 मई 2002 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड में डीकन बतिस्ता के रूप में की, जो रेवरेंड डीवॉन के लिए एक हील एनफोर्सर था। 20
उन्होंने फारूक और रैंडी ऑर्टन के खिलाफ डीवॉन के साथ मिलकर एक टैग टीम मैच में WWE इन-रिंग की शुरुआत की और ऑर्टन को पिन किया। कई हफ्तों तक ऑर्टन ने अलग अलग भागीदारों के साथ डीवॉन और बतिस्ता को हराने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार हर बार हार गए। 21 बतिस्ता को रिकिशी के खिलाफ मैच में पहली हार का सामना करना पड़ा जब डीवॉन ने गलती से उन्हें मुक्का मार दिया। बतिस्ता ने डीवॉन को हराकर उनके झगड़े को समाप्त कर दिया। 22 डीवॉन से अलग होने के बाद उन्हें रॉ ब्रांड में नियुक्त किया गया और उनका नाम बदलकर बतिस्ता कर दिया गया। उन्होंने खुद को रिक फ्लेयर 23 के साथ जोड़ लिया और केन के साथ झगड़ा किया, जिसे उन्होंने 15 दिसंबर को आर्मगेडन में हराया। 24 विकास 2003 से 2005। मुख्य लेख विकास। जनवरी 2003 में बतिस्ता ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और रैंडी ऑर्टन के साथ मिलकर हील स्टेबल इवोल्यूशन का गठन किया। 25 हालांकि बतिस्ता को 2003 के अधिकांश समय के लिए दरकिनार कर दिया गया था, जब उन्होंने रॉ लाइव इवेंट में द डली बॉयज के खिलाफ ऑर्टन के साथ एक टैग टीम मैच में अपने दाहिने ट्राइसेप्स की मांसपेशी को फाड़ दिया था। चोट के बाद प्रशिक्षण करते समय बतिस्ता ने अपनी ट्राइसेप्स को फिर से फाड़ लिया, जिससे उन्हें साइडलाइन पर रहना पड़ा। 26 बतिस्ता ने रॉ के 20 अक्टूबर के एपिसोड में अपनी वापसी की, गोल्डबर्ग और शॉन माइकल्स के बीच मैच में हस्तक्षेप किया। 27 14 दिसंबर को आर्मगेडन में बतिस्ता और रिक फ्लेयर टैग टीम टर्मोइल मैच जीतने के बाद वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन। 29 बैटिस्टा और फ्लेयर ने 16 फरवरी 2004 को रॉ के एपिसोड तक खिताब अपने पास रखा, जब उन्हें बुकर टी और रॉब वैन डैम ने हरा दिया। 30 बाद में उन्होंने रॉ के 22 मार्च के एपिसोड में बुकर टी और वैन डैम को हराकर खिताब हासिल किया, लेकिन 19 अप्रैल के रॉ के एपिसोड में क्रिस बेनोइट और एज से हार गए। 31 32 33 2004 के अंत में केफेबे में बतिस्ता और ट्रिपल एच के बीच संबंध बिगड़ने लगे। क्रिस जेरिको से हार के बाद ट्रिपल एच ने मौखिक रूप से बतिस्ता का अपमान किया। बतिस्ता ने उस रात एवोल्यूशन छोड़ने का मजाक उड़ाया, लेकिन घोषित किया कि वह अभी भी एवोल्यूशन का हिस्सा था और उन्होंने सभी को धोखा दिया। 34 इस चाल के बावजूद बतिस्ता ने एवोल्यूशन की हील रणनीति की तुलना में अगले कुछ हफ्तों में एक चेहरे की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक विशेष क्षण में बतिस्ता ने घृणा व्यक्त की क्योंकि ट्रिपल एच और रिक फ्लेयर ने दावा किया कि उन्होंने जिम रॉस, डैनी हॉज और स्टेसी कीबलर को कैसे डराया और या पीटा था। इसके बावजूद उन्होंने रिंग में भागकर और मैचों में उनकी सहायता करके ट्रिपल एच और एवोल्यूशन के प्रति अपनी वफादारी दिखाना जारी रखा। 2005 की शुरुआत में ट्रिपल एच को इस बात का एहसास हुआ कि बतिस्ता उनके विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए खतरा बन सकते हैं। ट्रिपल एच ने सुझाव दिया कि वह 30 जनवरी को रॉयल रंबल में प्रवेश न करें, यह दावा करते हुए कि ऐसा करना उनके लिए स्वार्थी होगा और ट्रिपल एच को केवल खिताब बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बतिस्ता ने फिर भी प्रवेश किया और रंबल जीतकर 3 अप्रैल को अपनी पसंद के विश्व चैंपियन के खिलाफ रेसलमेनिया 21 के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने का अधिकार अर्जित किया। 35 रॉ के 14 फरवरी के एपिसोड में बतिस्ता को WWE चैंपियन जॉन ब्रैडशॉ, लेफील्ड, JBL और चैलेंजर जॉन सीना को ट्रिपल थ्रेट मैच में उनके बजाय चुनौती देने के लिए मनाने के प्रयास में ट्रिपल एच ने बतिस्ता को JBL द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लिमोजिन से मिलती-जुलती लिमोजिन में कुचलने की योजना बनाई। ट्रिपल एच ने जोर देकर कहा कि इवोल्यूशन साथ रहे और किसी भी तरह बतिस्ता के साथ रहे, जिससे उसे आने वाले वाहन से बचाया जा सके। 36 साथ ही इवोल्यूशन सदस्यों की बातों को चुपके से सुनते हुए बतिस्ता को साजिश का पता चला और उसने रेसलमेनिया 21 में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ट्रिपल एच के साथ मैच की गारंटी देने वाले अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार इवोल्यूशन को छोड़ दिया और आधिकारिक रूप से फेस बन गया। बतिस्ता ने शुरू में दिखावा किया कि वह स्मैकडाउन के साथ हस्ताक्षर करेगा, ट्रिपल एच और फ्लेयर को अंगूठा ऊपर देते हुए, लेकिन जोड़ी पर हमला करने से 2007 में जाते ही बैटिस्टा ने चैंपियनशिप को लेकर मिस्टर कैनेडी के साथ एक छोटी सी दुश्मनी शुरू कर दी। 76 बैटिस्टा ने 28 जनवरी को रॉयल रंबल में कैनेडी पर चैंपियनशिप बरकरार रखी। 77 बैटिस्टा का अगला चैलेंजर द अंडरटेकर था, जो रॉयल रंबल मैच का विजेता था।
78 दोनों ने फरवरी में नो वे आउट में जॉन सीना और शॉन माइकल्स का सामना करने के लिए एक अनिच्छुक गठबंधन बनाया, जिसे वे हार गए क्योंकि बैटिस्टा ने मैच के बीच में अंडरटेकर का साथ छोड़ दिया। 79 1 अप्रैल को रेसलमेनिया 23 में बैटिस्टा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप द अंडरटेकर से हार गए। 80 उन्होंने उस महीने के अंत में बैकलैश में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के साथ अपनी दुश्मनी जारी रखी। मैच के बाद एज ने फायदा उठाया और अपने मनी इन द बैंक अनुबंध को भुनाकर द अंडरटेकर से खिताब जीत लिया। 82 इसके बाद बतिस्ता ने जजमेंट डे, वन नाइट स्टैंड, स्टील केज मैच में और वेंजेंस, नाइट ऑफ चैंपियंस, लास्ट चांस मैच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एज को असफल चुनौती दी। 83 84 वेंजेंस में हार ने तय कर दिया कि बतिस्ता को अब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप में दूसरा मौका नहीं मिल सकता, जबकि एज चैंपियन बने रहेंगे। 85 बतिस्ता ने द ग्रेट अमेरिकन बैश में द ग्रेट खली की खुली चुनौती स्वीकार की। द ग्रेट अमेरिकन बैश से एक सप्ताह पहले चोट लगने के कारण एज ने खिताब छोड़ दिया और खली बैटल रॉयल जीतकर और बतिस्ता को बाहर करके नए विश्व हैवीवेट चैंपियन बन गए। बतिस्ता और केन, एज के खिताब प्रतिद्वंद्वी, ने द ग्रेट अमेरिकन बैश में खली का सामना ट्रिपल थ्रेट मैच में किया, जहां खली ने खिताब बरकरार रखा। 86 बतिस्ता को समरस्लैम में खली के खिलाफ अयोग्यता से जीत मिली जब खली ने स्टील की कुर्सी का इस्तेमाल किया। इस प्रकार खली ने फिर से खिताब बरकरार रखा। 87 बतिस्ता ने आखिरकार लगातार 8 प्रयासों के बाद अपनी तीसरी विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप का दावा किया। उन्होंने आंतरिक बांस संरचना से बाहरी तक छलांग लगाकर मैच जीत लिया, जिससे उनका भागने का रास्ता छोटा हो गया और खली को फर्श पर पटक दिया। 89 अनफॉरगिवेन में द अंडरटेकर की वापसी के बाद दोनों ने साइबर संडे में अपने झगड़े को फिर से शुरू किया, जहां प्रशंसकों ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को विशेष अतिथि रेफरी के रूप में चुना। बतिस्ता ने 2 बतिस्ता बमों के बाद द अंडरटेकर को पिन किया। 90 सर्वाइवर सीरीज में हेल इन ए सेल मैच के साथ झगड़ा जारी रहा। मैच के दौरान एज वापस लौटा और द अंडरटेकर को कॉन्चेयरटू देकर हस्तक्षेप किया। इसके बाद उसने विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप को बरकरार रखने के लिए पिनफॉल के लिए बेहोश बतिस्ता को द अंडरटेकर के ऊपर खींच लिया। 91 आर्मगेडन में एज ने बतिस्ता की विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए द अंडरटेकर के साथ ट्रिपल थ्रेट मैच जीता। 92 जून 2008 में बैटिस्टा रॉयल रंबल में दिखाई दिए और ट्रिपल एच द्वारा बाहर किए जाने से पहले अंतिम 3 में पहुंचे। नो वे आउट में वे स्मैकडाउन एलिमिनेशन चैम्बर मैच का हिस्सा थे और बिग डैडी वी को बाहर कर दिया, लेकिन आखिरी बार द अंडरटेकर द्वारा बाहर कर दिया गया था। रेसलमेनिया XIV में उन्होंने इंटर प्रमोशनल मैच में उमागा को हराया। उस रात बाद में शॉन माइकल्स ने करियर थ्रेटनिंग मैच फ्लेयर को रिटायर होने के लिए मजबूर करने में रिक फ्लेयर को हरा दिया। 93 बैटिस्टा ने माइकल्स के साथ झगड़ा शुरू कर दिया, उन्हें स्वार्थी और अहंकारी कहा। दोनों ने बैकलैश में क्रिस जेरिको के साथ विशेष अतिथि रेफरी के रूप में आमना सामना किया। घुटने की चोट का नाटक करने और स्वीट चिन म्यूजिक का प्रदर्शन करने के बाद माइकल्स ने जीत हासिल की। रॉ के 23 जून के एपिसोड में 2008 WWE ड्राफ्ट के दौरान बतिस्ता को स्मैकडाउन से रॉ ब्रांड में शामिल किया गया था। 96 नाइट ऑफ चैंपियंस में एज से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने में नाकाम रहने के बाद बतिस्ता ने अगली रात रॉ पर एज पर हमला किया, जिससे सीएम पंक को एज पर अपने मनी इन द बैंक अनुबंध को भुनाने का मौका मिला। इसने द ग्रेट अमेरिकन बैश में बतिस्ता और पंक के बीच एक टाइटल मैच की स्थापना की, जो केन के हस्तक्षेप करने और दोनों पुरुषों पर हमला करने के बाद दोहरी अयोग्यता पर समाप्त हुआ। रॉ पर अगली रात बतिस्ता और पंक के बीच फिर से मैच हुआ। जेबीएल द्वारा हमला किए जाने के बाद बतिस्ता अयोग्यता से जीत गए। जैसे ही जॉन सीना जेबीएल से लड़ने के लिए रिंग में आए, यह पहली बार था जब दोनों के बीच मैच हुआ, क्योंकि वे दोनों अलग अलग ब्रांडों पर थे, क्योंकि उन्होंने 2002 में शुरुआत की थी। रॉ के 4 अगस्त के एपिसोड में बतिस्ता और सीना ने कोडी रोड्स और टेड डिबियस से वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीती, जिससे बतिस्ता 3 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बने। 97 98 अगले हफ्ते रॉ पर बतिस्ता और सीना ने वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप वापस रोड्स और डिबियस से खो दी। 99 खिताब हारने के बाद दोनों को कई अधिकारियों द्वारा अलग किया जाना था। बतिस्ता ने समरस्लैम में सीना को हराया। इस प्रक्रिया में सीना की गर्दन को घायल कर दिया।
100 बतिस्ता ने फिर अनफॉरगिवन में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप स्क्रैम्बल मैच में भाग लिया और 4 बार के विश्व चैंपियन बनने से 8 सेकंड दूर थे। 26 अक्टूबर को साइबर संडे में बतिस्ता ने जेरिको को उनके चौथे विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक मैच में हराया, जिसमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को विशेष अतिथि रेफरी के रूप में वोट दिया गया था। 101 हालांकि बतिस्ता का शासन केवल 8 दिनों तक चला, जब 3 नवंबर को रॉ के 8वें एपिसोड में स्टील केज मैच में जेरिको ने खिताब वापस जीत लिया। 102 इसके बाद बतिस्ता ने एवोल्यूशन के अपने पूर्व साथी रैंडी ऑर्टन के साथ झगड़ा किया। सर्वाइवर सीरीज में बतिस्ता ने खुद सीएम पंक, कोफी किंगस्टन, मैट हार्डी और आरट्रूथ की एक टीम का नेतृत्व करते हुए रैंडी ऑर्टन, शेल्टन बेंजामिन, विलियम रीगल, कोडी रोड्स और मार्क हेनरी की टीम का सामना किया। ऑर्टन की टीम जीत गई और ऑर्टन ने बतिस्ता को पिन करके अपनी टीम के लिए मैच जीत लिया। ऑर्टन के साथ उनका झगड़ा आर्मागेडन तक जारी रहा, जहां बतिस्ता ने ऑर्टन को हरा दिया। रॉ के 15 दिसंबर के एपिसोड में बतिस्ता को जॉन सीना के साथ द लीगेसी के खिलाफ एक हैंडीकैप मैच में रखा गया था। मैच के दौरान ऑर्टन ने बतिस्ता के सिर पर एक पंच से प्रहार किया। 103 समरस्लैम में उनकी हैमस्ट्रिंग में चोट लग गई थी। उसी मैच में जॉन सीना को गर्दन की चोट के कारण खेल से बाहर होना पड़ा था। उनके 6 से 8 महीने तक खेल से बाहर रहने की उम्मीद थी। सर्वाइवर सीरीज से पहले एक इंटरब्रांड विवाद में बतिस्ता ने टीम रॉ के खिलाफ टीम स्मैकडाउन का नेतृत्व किया। इस विवाद में बिग शो और केन ने बतिस्ता की चोट के लिए ऑन कैमरा स्पष्टीकरण में सर्वाइवर सीरीज से पहले के हफ्तों में कई बार बतिस्ता को चोकस्लैम किया। 50 बतिस्ता ने अंततः अपनी टीम को सर्वाइवर सीरीज में मैच जीतने में मदद की। 51 बतिस्ता ने स्मैकडाउन के 2 दिसंबर के एपिसोड में रे मिस्टरियो को बिग शो और केन से बचाया। 52 जिसके बाद आर्मगेडन में बिग शो और केन का सामना करने के लिए मिस्टरियो ने बतिस्ता के साथ मिलकर मैच खेला। स्मैकडाउन के 16 दिसंबर के एपिसोड में बतिस्ता और मिस्टरियो ने WWE टैग टीम चैंपियंस 53 एमएनएम को हराकर एक मैच में खिताब जीता, जिसे उन्होंने एडी गुरेरो को समर्पित किया था, और इस तरह बतिस्ता 2 बार चैंपियन बने। 54 इसके बाद आर्मगेडन में बिग शो और केन के साथ टकराव चैंपियंस बनाम चैंपियंस मुकाबले में बदल गया। आर्मगेडन में बतिस्ता और मिस्टरियो बिग शो और केन से हार गए। 55 2 हफ्ते बाद स्मैकडाउन में एमएनएम ने WWE टैग टीम चैंपियनशिप हासिल करने के लिए वापसी कर रहे मार्क हेनरी की मदद के बाद बतिस्ता और मिस्टरियो को हराया। हस्तक्षेप के दौरान हेनरी ने बतिस्ता पर हमला किया और अपना विश्व का सबसे मजबूत स्लैम प्रदर्शन किया। 56 57 6 जनवरी को एक हाउस शो में मार्क हेनरी के साथ मैच के दौरान बैटिस्टा ने अपने दाहिने ट्राइसेप्स को फाड़ दिया, जिसके कारण उन्हें 13 जनवरी को स्मैकडाउन टेपिंग में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो ट्रिपल एच के सबसे लंबे समय तक चैंपियन रहने के 280 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार करने के 2 दिन बाद था। अपनी पुस्तक बैटिस्टा अनलीशेड में बैटिस्टा ने कहा कि उनका मानना था कि हेनरी उनके मैच के दौरान लापरवाह थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी बैटिस्टा को इस बात की कोई चेतावनी नहीं दी कि यह कदम उठाया जा रहा है। बैटिस्टा ने 12 जनवरी को अपने हाथ की सफल सर्जरी करवाई। 58 2006 में बतिस्ता ने नो वे आउट में उपस्थिति दर्ज कराई और भीड़ से कहा कि एक बार उनका हाथ ठीक हो जाए तो वे विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल करने के लिए वापस आएंगे। 59 रेसलमेनिया 22 में उन्होंने रैंडी ऑर्टन के साक्षात्कार को बाधित किया, जिससे स्मैकडाउन को यह सूचना मिली कि रेसलमेनिया 23 तक विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप उनके पास वापस आ जाएगी। 60 बतिस्ता ने स्मैकडाउन के 7 जुलाई के एपिसोड के दौरान अपनी आधिकारिक वापसी की और तुरंत मार्क हेनरी के साथ झगड़े में प्रवेश किया। 61 सैटरडे नाइट के मेन इवेंट कैक्शी में बतिस्ता ने टीम के साथी रे मिस्टरियो और बॉबी लैशले के साथ 6-मैन टैग मैच जीता, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन किंग बुकर, फिनले और मार्क हेनरी को हराया। 62 हेनरी वैध रूप से घायल हो गए थे और उन्हें द ग्रेट अमेरिकन बैश में दोनों के बीच निर्धारित मैच से बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार बतिस्ता की प्रारंभिक चोट के कारण देरी होने के बाद दोनों के बीच संभावित झगड़े में और देरी हुई। 61 बतिस्ता ने घायल हेनरी की जगह लेने के लिए खुली चुनौती दी, जिसका जवाब मिस्टर कैनेडी ने दिया। 63
द ग्रेट अमेरिकन बैश में बतिस्ता मिस्टर कैनेडी को अपने बूट से टनबकल में दबाने से रोकने में नाकाम रहने के कारण अयोग्यता के कारण यह मैच हार गए, लेकिन कैनेडी पर हमला करना जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप उनके माथे पर इतनी गहरी चोट आई कि उनकी खोपड़ी उजागर हो गई और उसे बंद करने के लिए 20 से अधिक टांके लगाने पड़े। 64-65 बतिस्ता ने स्मैकडाउन के 28 जुलाई के एपिसोड में एक रीमैच में काउंट आउट के जरिए कैनेडी के साथ एक और मैच गंवा दिया। इससे पहले कि स्मैकडाउन के 4 अगस्त के एपिसोड में आखिरकार उन्होंने कैनेडी को पिनफॉल से हरा दिया। 66-67 1 अगस्त के ECW एपिसोड में ECW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बतिस्ता का सामना बिग शो से हुआ। उन्होंने मैच को अयोग्यता के आधार पर जीत लिया, लेकिन चैंपियनशिप जीतने में असफल रहे क्योंकि अयोग्यता के आधार पर खिताब हाथों में नहीं बदला जा सकता। 68 इसके बाद उन्होंने किंग बुकर की वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर अपनी नजरें गड़ा दीं। दोनों के बीच 20 अगस्त 2006 के समरस्लैम में खिताब के लिए मैच हुआ। हालांकि बतिस्ता ने यह मैच भी अयोग्यता के आधार पर जीत लिया। 69 समरस्लैम पेपरव्यू के लिए एक विज्ञापन शूट के दौरान बुकर टी और बतिस्ता के बीच कथित तौर पर एक वैध हाथापाई हुई, जिसमें बुकर टी ने बतिस्ता पर मुख्य इवेंट की स्थिति में उनके त्वरित चढ़ाई के कारण खुद को बाकी रोस्टर से बेहतर समझने का आरोप लगाया। यह भी बताया गया कि स्मैकडाउन ब्रांड के कुछ पहलवान बुकर टी से सहमत थे। 70-71-72 बतिस्ता ने चैंपियनशिप की अपनी खोज जारी रखी। अक्टूबर में नो मर्सी में एक बार फिर फेटल 4 तरीके से इसे हासिल करने में असफल रहे, जिसमें फिनले और बॉबी लैशले भी शामिल थे। 73 अंततः 26 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में किंग बुकर को हराकर विश्व हैवीवेट चैंपियनशिप हासिल की। 74 अगले महीने आर्मगेडन में बतिस्ता ने जॉन सीना के साथ मिलकर किंग बुकर और फिनले को हराया, जिससे प्रतिद्वंद्विता का अंत हो गया। WWE चैंपियन 2009 से 2010 बैटिस्टा ने रेसलमेनिया 25 के बाद रॉ पर वापसी की। ट्रिपल एच, शेन मैकमोहन और विंस मैकमोहन को द लीगेसी, रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और टेड डिबियस जूनियर से बचाने के लिए विंस मैकमोहन ने तब बैटिस्टा को WWE चैंपियन ट्रिपल एच और शेन मैकमोहन के साथ मिलकर बैकलैश में द लीगेसी का सामना करने के लिए शेड्यूल किया। मैच के दौरान बैटिस्टा एक कुर्सी लेकर आए थे, लेकिन ट्रिपल एच ने उन्हें रोकने की कोशिश की ताकि वे अयोग्य न हो जाएं, जिससे ट्रिपल एच को चैंपियनशिप गंवानी पड़ती। हालांकि इस ध्यान भटकाने की वजह से ट्रिपल एच को अपनी चैंपियनशिप गंवानी पड़ी जब वह इसे ऑर्टन से हार गए। अगली रात रॉ पर जॉन सीना के ध्यान भटकाने की वजह से बैटिस्टा ने बिग शो के खिलाफ सिंगल्स मैच जीत। 104 बैटिस्टा ने स्टील केज मैच में एक्सट्रीम रूल्स में एक रीमैच में ऑर्टन को हराकर अपना पहला WWE चैंपियनशिप जीता। 105 हालांकि रॉ के 8 जून के एपिसोड में ऑर्टन और लीगेसी द्वारा किए गए एक क्रूर हमले के कारण बैटिस्टा को खिताब छोड़ना पड़ा। बाद में पता चला कि बैटिस्टा को 2006 में हुई चोट के समान ही बाएं बाइसेप्स में वास्तविक रूप से चोट लगी थी। लीगेसी को उनकी चोट के लिए ऑन स्क्रीन क्रेडिट दिया गया। 106 बैटिस्टा 14 सितंबर को रॉ के एपिसोड में वापस लौटे। उनका हाथ अभी भी वाइस में था। रैंडी ऑर्टन ने यह मानते हुए कि बैटिस्टा रिटायर हो रहे हैं, दावा किया कि उन्होंने बैटिस्टा का करियर खत्म कर दिया है। फिर बैटिस्टा ने अपना आर्म वाइस हटा दिया, जो नकली निकला, और ऑर्टन पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि वह रिटायर नहीं होंगे, बल्कि इसके बजाय स्मैकडाउन में चले जाएंगे। उस रात बाद में उन्होंने ऑर्टन को नो होल्ड्स बार्ड मैच में हराया, जो रॉ पर उनका आखिरी मैच था। 107 स्मैकडाउन में वापसी के बाद बतिस्ता ने यूनिफाइड WWE टैग टीम चैंपियन जेरिशो, क्रिस जेरिको और बिग शो को एकल मुकाबले में हराया। 108-109 इन दो जीत का समापन 4 अक्टूबर को हेल इन ए सेल में जेरिशो के खिलाफ उनके साथी रे मिस्टरियो के साथ टैग टीम टाइटल मैच में हुआ, जिसे जेरिशो ने जीत लिया। 110 उसी महीने ब्रैगिंग राइट्स में बतिस्ता CM पंक, रे मिस्टरियो और चैंपियन द अंडरटेकर के साथ फैटल 4-वे मैच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने में असफल रहे। मैच के दौरान मिस्टरियो ने द अंडरटेकर पर बतिस्ता के पिन को तोड़ दिया, जिससे उसे मैच और खिताब दोनों से हाथ धोना पड़ा। मैच के बाद
जिसमें द अंडरटेकर ने जीत हासिल की। बतिस्ता और मिस्टरियो ने चीजों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बतिस्ता ने कहा कि वह पीठ में छुरा घोंपने के लिए इतने करीब आने से थक गया था और मिस्टरियो से कहा कि वह उसका सिर फाड़ देगा। बतिस्ता ने मिस्टरियो पर बेरहमी से हमला किया। 2005 के बाद पहली बार खलनायक बना। 111 बतिस्ता ने मिस्टरियो का सामना 22 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में किया, जहां बतिस्ता ने मिस्टरियो को 3 बतिस्ता बम देने के बाद रेफरी स्टॉपेज के जरिए जीत हासिल की। 112 बतिस्ता ने 11 दिसंबर को स्मैकडाउन के एपिसोड में एक स्ट्रीट फाइट में मिस्टरियो को फिर से हरा दिया। 13 दिसंबर को TLC टेबल्स लैडर्स बतिस्ता ने शुरू में मैच और खिताब जीता, लेकिन स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर थियोडोर लॉन्ग ने फैसला पलट दिया क्योंकि बतिस्ता ने रेफरी की पीठ के पीछे अंडरटेकर को लो ब्लो मारा था। मैच को फिर से शुरू किया गया और अंडरटेकर ने जीत हासिल की और चैंपियनशिप को बरकरार रखा। 114 5 दिन बाद बतिस्ता वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच में मिस्टेरियो से हार गए। 115 स्मैकडाउन के 25 दिसंबर के एपिसोड में अंडरटेकर के खिलाफ मिस्टेरियो का टाइटल मैच बतिस्ता के हस्तक्षेप के बाद नो कॉन्टेस्ट के रूप में समाप्त हो गया। 116 जनवरी 2010 में रॉयल रंबल में बतिस्ता ने रॉयल रंबल मैच में नंबर 30 पर प्रवेश किया, लेकिन जीतने में असफल रहे क्योंकि उन्हें जॉन सीना ने बाहर कर दिया था। 117 बतिस्ता तब WWE के अध्यक्ष विंस मैकमोहन और ब्रेट हार्ट की प्रतिद्वंद्विता में शामिल हो गए जब उन्होंने हार्ट पर हमला करने में मैकमोहन की सहायता की। जॉन सीना ने हार्ट को बचाने का प्रयास किया, लेकिन बतिस्ता ने उन पर हमला कर दिया। 118 21 फरवरी को एलिमिनेशन चैम्बर में हार्ट पर बतिस्ता के हमले के भुगतान के रूप में मैकमोहन ने एलिमिनेशन चैम्बर मैच में सीना के खिताब जीतने के तुरंत बाद WWE चैंपियनशिप के लिए बतिस्ता का सामना सीना से करने की अनुमति दी। बतिस्ता ने मैच जीत लिया और इस तरह उनकी दूसरी WWE चैंपियनशिप हुई, जिसके परिणामस्वरूप बतिस्ता वापस रॉ में चले गए। 11/9 120 121 बैटिस्टा को 25 अप्रैल को एक्सट्रीम रूल्स में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में खिताब के लिए दोबारा मैच मिला, लेकिन सीना द्वारा रिंग पोस्ट के चारों ओर उनके पैरों को टेप से बांधने के बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिससे वे खड़े नहीं हो पाए। 122 बैटिस्टा और सीना ने 23 मई को ओवर द लिमिट में WWE चैंपियनशिप के लिए एक बार फिर से मुकाबला किया, लेकिन वे आई क्विट मैच में सीना से खिताब हासिल करने में फिर से विफल रहे क्योंकि सीना ने उन्हें कार की छत से एटीट्यूड एडजस्टमेंट देने की धमकी दी थी। सीना ने फिर भी ऐसा किया, बैटिस्टा को कार से नीचे फेंक दिया और नीचे स्टेज पर फेंक दिया। 123 अगली रात रॉ पर बतिस्ता ने व्हीलचेयर पर बैठकर शो की शुरुआत की और दावा किया कि वह अपनी चोटों के लिए सीना और WWE के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, जिसके बारे में उन्होंने 2014 में खुलासा किया था कि यह उनकी L1 रीढ़ की एक वैध संपीड़न फ्रैक्चर है। 124 उनके प्रोमो को नए रॉ जनरल मैनेजर ब्रेट हार्ट ने बाधित किया, जिन्होंने आदेश दिया कि उन्हें नए फैटल 4वें पेपरव्यू में सीना के खिलाफ WWE चैंपियनशिप में एक शॉट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक घायल रैंडी ऑर्टन का सामना करना होगा। हार्ट द्वारा ऑर्टन को विजेता घोषित करने के बाद बतिस्ता ने इनकार कर दिया और कंपनी छोड़ दी। बाद में उनकी प्रोफाइल को WWE की वेबसाइट पर पूर्व छात्र पृष्ठ पर ले जाया गया। 125 WWE में वापसी 2014 अपनी वापसी पर बतिस्ता ने 2014 रॉयल रंबल मैच जीता और रेसलमेनिया XXX के मुख्य कार्यक्रम में पहुंचे। बतिस्ता ने 20 जनवरी 2014 को रॉ के एपिसोड में WWE में वापसी की। फेस के रूप में लौटने और रॉयल रंबल जीतने के बावजूद 127 128 लाइव भीड़ ने बतिस्ता की जीत के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की क्योंकि डेनियल ब्रायन ने मैच में हिस्सा नहीं लिया था। वापसी पर शुरुआत में सकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद रॉयल रंबल में उपस्थित प्रशंसकों ने ब्रायन के पक्ष में। तो दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी का आखिरी पार्ट 2013 में 6 दिसंबर को देखने को मिला था और उस समय भी ये सुपर डुपर हिट रहा था। बजट की बात कर लेते, बजट उस समय 38 मिलियन का था और 98.3 मिलियन का इसने कलेक्शन दिया था, जो कि मूवी को सुपर डुपर हिट बनाता है। प्रेजेंट टाइम पर प्राइम वीडियो पर आप इसे देख पाओगे, बाकी और भी OTT पर अवेलेबल है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बता दी, अपडेट बता दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।